हैं आप सब लोग? आई एम होपिंग सब बहुत बढ़िया है. आई एम ऑल गुड. दिस इज राधिका दुआ, योर co-explorer, mentor and learning buddy for your beautiful journey ahead of becoming future professionals. Here at Chapa, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. हाँ जी, तो कैसा चल रहा है सब कुछ? मैम बहुत बढ़िया चल रहा है. हम पूरी मेहनत मोड में हैं एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट. तो कितने लोग हैं जो अपना बेस्ट दे रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स एंड टेल मी. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. I am giving my 100% and I'm hoping you all are giving your 100%. In this journey, we want you to earn good, have a good future. That is why you joined us and we are hoping to fulfill all your dreams here. चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना PNL का नेक्स्ट आइटम. भाई हमने PNL के राइट साइड को पूरा कवर कर लिया है. वी हैव कवर्ड सेल्स, गुड्स, चाहे फिर वो सर्विसेज, अदर स्टॉक, अदर इनकम भी हमने कवर कर ली. क्लोजिंग स्टॉक अभी छोड़ा है. वी विल कवर दैट इन लेटर स्टेजेस. कमिंग टू द एक्सपेंसेस पोर्शन, टू द लेफ्ट साइड ऑफ द PNL स्टेटमेंट, वी आर टुडे गोइंग टू कवर योर परचेजेस, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विद योर परचेज ट्रांजैक्शंस. परचेजेस क्या है, कब रिकॉर्ड करनी है, कैसे रिकॉर्ड करनी है, क्या क्या एस्पेक्ट और हो सकता है परचेजेस के साथ, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, सो व्हाट डू यू मीन बाय परचेजेस? देखिए अभी तक हम पढ़ते आए कि अगर वेदर यू आर अ ट्रेडिंग प्रोफेशनल और यू आर अ मैन्युफैक्चरर, whosoever, whatsoever is your legal format, we are not talking about that. We are talking about कि आपका कोर बिजनेस क्या था. भाई कोर बिजनेस हमने स्टैब्लिश कर लिया था. 95% केसेस में, 90 to 95% केसेस में कोर बिजनेस यही है कि चीज़ों को खरीदो, उसको मे बी प्रोसेस करो और उसको सेल कर दो. सो यू परचेज, प्रोसेस एंड देन यू सेल, राइट. तो जब हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम सब बिजनेस ऐसे ही कर रहे हैं. अदरवाइज अगर आप देखो, या तो आप गुड्स में डील कर रहे हो तो आप ऐसे ही कर रहे हो, वरना अदरवाइज आप ऐसे भी कर रहे हो कि परचेज करा और उसको एज इट इज मार्कअप करके सेल कर दिया, या फिर आप वर्क कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, राइट. ऐसे हमने पढ़ा था. और इन सर्विसेज को सेल करने के लिए भी देयर इज क्वाइट अ चांस कि आप परचेज कर रहे हो सर्विसेज को भी. तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मैं कुछ रॉ मटेरियल लेती हूँ, उस पर कुछ एक्सपेंस लगाती हूँ इन बाय प्रोसेसिंग दिस रॉ मटेरियल, या तो मैं प्रोसेस कर रही हूँ इस रॉ मटेरियल को, वरना ऐसे भी तो हो सकता है कि मैंने कुछ रॉ मटेरियल लिया, उसको थोड़ा क्लीन करा, प्रेजेंटेबल बनाया एंड देन मैंने उसको एज इट इज बेच दिया. आगे बेचने की कला होनी चाहिए, राइट. लोग तो कुछ भी बेच देते हैं बेटे. कीचड़ में कमल ककड़ी खिलती है, उसको भी बेच दिया जाता है, राइट. एवरीथिंग इज सेलेबल. बस आपके अंदर सेल करने की जो एक स्किल है वो होनी चाहिए, राइट. सो अब आपने रॉ मटेरियल लिया, उस पर कुछ तो एक्सपेंस लगाया और एक आउटपुट आया जिसको आपने सेल कर दिया, राइट. यही चल रहा है, ऐसे ही तो चल रहा है. पूरा वर्ल्ड ऐसे ही काम कर रहा है, चाहे आप गुड्स में काम कर रहे हो चाहे सर्विसेज में काम कर रहे हो. सर्विसेज में आप किसी की सर्विस से कहीं से गुड ले रहे हो और उसको अपनी सर्विस आउटपुट आप सर्विसेज में दे रहे हो, दैट्स इट. अब एक क्लास बनाने के लिए भी मुझे बहुत सारे गुड्स की रिक्वायरमेंट है. आई नीड वेबकैम, आई नीड माई स्टाइलस, आई नीड माई लैपटॉप, आई नीड दोज अम्ब्रेला लाइट्स, आई नीड अ ग्रीन स्क्रीन एटसेट्रा. Then I might be needing editor services. एक person होगा जो editing कर रहा होगा. I'm taking services. I'm purchasing those services. Then I'm selling my classes. These classes are my services, right? So I am selling you by taking input. I'm selling you stuff by taking input of goods and services both. तो जब मैं purchases की बात कर रही हूँ in business, when we talk about this raw material, when I'm talking about this raw material, could be in any form, could be goods, could be or services.
आई एम टॉकिंग अबाउट परचेजेस। जिस चीज में आप डील कर रहे हैं, जिन गुड्स में आप डील कर रहे हैं या जिन सर्विसेज में आप डील कर रहे हो, जब मैं उसको खरीदती हूँ, आगे उसकी प्रोसेसिंग करूंगी और फिर उसको बेच दूंगी, या फिर उसको थोड़ा साफ करके ऐसे बेच दूंगी, उसकी पैकेजिंग चेंज करके बेच दूंगी, या फिर एज इट इज ही बेच दूंगी सिर्फ मार्कअप करके। तो जिस चीज में मैं डील कर रही हूँ, दोज आर माई परचेजेस। When we talked about sales, we were talking about goods that we are selling or services that we are rendering. Same ways purchases mein, when we are talking about purchases, we are talking about goods that we are purchasing to be sold in the furtherance of business या फिर to be used in the furtherance of business. अगर मुझे क्लास देनी, सर्विस देनी है, तो उसके लिए जो मैंने गुड्स परचेज करे हैं या फिर सर्विसेज ली हैं फॉर फर्दरेंस ऑफ माई बिजनेस, वो गई मेरी परचेजेस, परचेज ऑफ माय गुड्स। जो जितना भी रॉ मटेरियल है, बेसिकली जितना भी आप मटेरियल ले रहे हो जिसको आगे आप बेचना चाहते हो या फिर जिसकी मदद से आगे आप सेल्स करना चाहते हो, वो हो गई आपकी परचेजेस। एम आई क्लियर इन दैट? अगर आप छोटा सा बिजनेस ले लो, नॉर्मल एक टी स्टॉल वाला पर्सन है, कोई टी बेचता है, ठीक है, there is a vendor who sells tea, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? उसके लिए टी लीफ, रॉ मटेरियल होगी शुगर, डिस्पोजेबल्स एटसेट्रा, गैस स्टोव, सिलेंडर, दीज आर ऑल हिज रॉ मटेरियल्स। और आउटपुट क्या बेच रहा है वो? टी। जो टी है आउटपुट वो उसको बेच रहा है, नॉर्मल, राइट? सो ये जो सारी रॉ मटेरियल उसने खरीदा फॉर द फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए सेल्स करने के लिए, वो उसकी हो गई परचेजेस, हो गया उसका रॉ मटेरियल, दैट विल बी हिज परचेजेस। ऐसी आप कोई सा भी बिजनेस उठा लो। सो लेट्स मूव ऑन टू अ बेटर एग्जाम्पल। मिस्टर एक्स हैं, वो मार्कर्स प्रोड्यूस करते हैं, परमानेंट मार्कर्स होते हैं, इसके ऊपर निब है, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? नाउ दिस इज अ परमानेंट मार्कर, लिख देती हूँ मैं, ब्लू कलर का ये मार्कर है और ये हम बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये मेरा आउटपुट है, दिस इज व्हाट आई सेल, राइट? आई वांट टू अंडरस्टैंड ये आउटपुट बनाने के लिए मुझे क्या क्या इनपुट लगा होगा। मैम कुछ नहीं, प्लास्टिक होगा, इंक होगी, और ये जो कैप है, ये हम कैप भी लेते हैं मार्केट से, अलग से खरीदते हैं, ये होगा, राइट? इस पे हम स्टिकर्स भी लगाते हैं अपने। तो आप मुझे बताओ कि इसका इनपुट क्या है? दिस इज द इनपुट, राइट? दिस इज द रॉ मटेरियल विच विल बी प्रोसेस टू मेक दीज सेल्स पॉसिबल। सेल्स क्या है? मेरा बिजनेस है, मेरे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए जो मटेरियल यूज हो रहा है, whether in the form of goods or in the form of services, could be anything, that is my raw material which is my purchases. याद करो, जब मैंने आपको बताया था कि गुड्स को आज से लेकर अनंत तक हम लोग मेजरली चार ही अकाउंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो सेल्स या सेल्स रिटर्न्स या परचेजेस और परचेज रिटर्न। तो जो मैं परचेज कर रही हूँ गुड्स, उन्हीं को मैं आगे, हो सकता है उसका यूज करके मैं आगे उसे सेल करूंगी। ये अब जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, हो सकता है इसमें कुछ डिफेक्ट हो, राइट? तो मैं अगर इसको वापस कर दूं तो ये हो गई परचेज रिटर्न। ऐसी मैंने सेल करी इस पेन की, इस मार्कर की मैंने आगे मार्केट में सेल करी, मैं 1000 के बॉक्स में इसको बेचती हूँ, 1000 पीसेस पर बॉक्स में बेच रही हूँ। इसमें से 2 से 5 मार्कर हैं जो मुझे पता है कि खराब होंगे और वो सप्लायर मुझे वापस करेगा। सो दिस विल बी व्हाट? ये मेरी सेल्स थी। जब मेरा कस्टमर मुझे वापस करता है तो क्या हो गया? ये सेल्स रिटर्न, राइट? जब आपने अपने सप्लायर को गुड्स वापस करे तो ये हो गई आपकी परचेज रिटर्न, और जब आपके कस्टमर ने आपको गुड्स वापस करे तो ये हो गए आपके सेल्स रिटर्न, राइट? तो अब समझ आया आपको परचेजेस क्या है? व्हाट आर परचेजेस? परचेजेस आर गुड्स और सर्विसेज यूज्ड in the furtherance of business or used to make sales for the business. समझ आती है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी?
अब आप किसी भी तरीके की परचेज कर लो, किसी भी तरीके की परचेज कर लो, कोई भी तरीके का रॉ मटेरियल हो सकता है या मटेरियल जो आगे आप सेल करना चाहते हैं वो कुछ भी हो इन दोनों में से। तो आप एंट्री क्या बनाओगे, आप एंट्री लिखोगे सी, मुझे पता है गुड्स को, गुड्स में डीलिंग कर रहा है बिजनेस और इसको 4 ही अकाउंट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने गुड्स परचेज करे तो मैं गुड्स तो लिख नहीं सकती, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, परचेजेस। तो इट विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या फिर पार्टी। जिस अगर आपने कैश परचेजेस करी है तो कैश या बैंक लिखोगे, और अगर आपने क्रेडिट परचेज करी है, अगर आपने क्रेडिट पर परचेज करी है तो आप पार्टी का नाम लिखोगे, क्योंकि वो आपका क्या हो गया, आपके बिजनेस के लिए ये सप्लायर जिससे आपने क्रेडिट परचेज करी है आपके लिए क्या हो गया, आपका ये क्रेडिटर हो गया, राइट, ये आपका क्रेडिटर हो गया। और अगर यही आपने क्रेडिट सेल्स करी होती, यही अगर आपने क्रेडिट सेल्स करी होती, उधार दिया होता, तो ये आपका डेटर हो जाता, क्योंकि उसके ऊपर आपका कर्जा चढ़ गया था। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 फ्रॉम मिस्टर जेड। 2 वर्ड बताओ मुझे जो आपको इस जर्नल एंट्री में दिख रहे हैं। टेल मी टू वर्ड्स दैट यू कैन सी इन दिस जर्नल एंट्रीज, 2 एस्पेक्ट जिसको आप रिकॉर्ड करने वाले हैं। कौन से हैं वो 2 एस्पेक्ट्स जिसको आप रिकॉर्ड करने वाले हैं, टेल मी। मैम एक तो गुड्स है और एक मिस्टर जेड है, क्योंकि कैश या बैंक तो लिखा ही नहीं है। कैश या बैंक लिखा होता तो हम क्या मानते कि कैश में हो या डीलिंग। जब सिर्फ नाम दिया और आगे कैश बैंक नहीं लिखा, मतलब क्रेडिट परचेजेस हुई हैं, राइट। तो गुड्स है मेरा वर्ड और दूसरा है मेरा वर्ड मिस्टर जेड। गुड्स के लिए परचेज है, उसके साथ वाला वर्ड तो मैं परचेज करूंगी विच कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट, यानी मेरे लिए एक्सपेंस है, मैंने कुछ भी खरीदा है मेरे लिए एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। और मिस्टर जेड आपके बिजनेस में गिवर है या रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट। तो मिस्टर जेड आपके बिजनेस के लिए गिवन है, तो मिस्टर जेड को आपने क्रेडिट कर दिया 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज। इज दिस जर्नल एंट्री क्लियर टू यू, क्योंकि आपको आगे यही एंट्रीज बनानी है। इज दैट क्लियर टू यू, प्लीज लेट मी नो। अब हमने जर्नल एंट्री तो रिकॉर्ड करनी सीख ली, बट क्या परचेज करते वक्त हम कुछ जीएसटी भी पे करते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल करते हैं। तो उसको कैसे करोगे रिकॉर्ड? उसको समझने के लिए पहले आई फील कि आपको थोड़ी सी जीएसटी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हाउ डज जीएसटी वर्क? ऐसे है, जब भी आप कुछ परचेज करते हो, whenever you purchase you pay जो उसका सप्लाई अमाउंट होता है वो प्लस जीएसटी, ये आप पे करते हो। कुछ भी आप परचेज करते हो, कुछ भी आप ले लो, आप कुछ भी बाय कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता है, उस प्राइस में ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड होता है। तो मतलब आपने जीएसटी पे कर दिया है। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ही इज अ ट्रेडर, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ग्रोसरीज खरीदते हैं और उसको आगे रीसेल करते हैं। होता होगा ऐसे, पॉसिबल, इट्स अ बिजनेस, राइट। तो अब जब मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए से, जो कि उसके सप्लायर है, उनसे कुछ भी बाय करा, तो उन्होंने उसके लिए क्या परचेज, क्या अमाउंट पे करा होगा, उसका सप्लाई अमाउंट प्लस उसका जीएसटी अमाउंट, टोटल उसको एमआरपी के नाम से उन्होंने उसको पे कर दिया होगा। अब इस अमाउंट पे एमआरपी नहीं तो उसका प्राइस बोल दो इसको, वो इसका उनको प्राइस पड़ा होगा। अब इस अमाउंट पे वो अपना कुछ मार्कअप लगाएंगे, जो सप्लाई अमाउंट है उस पे वो कुछ अपना मार्कअप लगाएंगे। मान लीजिए 1,000 रुपए की थी, उन्होंने मार्कअप लगाया और 1,100 रुपए की रीसेल करी, प्लस जीएसटी वैल्यू उन्होंने किससे ले ली, कस्टमर से। जो कस्टमर है उससे उन्होंने ये जीएसटी वैल्यू रिसीव कर ली है, और ये पैसा अब उनको किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। बट प्लीज ध्यान से देखिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मिस्टर एक्स ने पहले ही ऑलरेडी जीएसटी मिस्टर ए को दे दी थी और अब उन्होंने कुछ जीएसटी कस्टमर से रिकवर कर ली है, राइट। तो जो भी जीएसटी
ऑलरेडी मिस्टर ए को पे कर चुके हैं, यानी कि अपने सप्लायर को पे कर चुके हैं, वो उनके लिए एक असेट बन गया है, असेट बन गया है। असेट क्यों बन गया? या तो असेट बन गया या एक्सपेंस बन गया। ओके, क्यों बन गया ये असेट या एक्सपेंस? बिकॉज वो इस जीएसटी का फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने, मान लीजिए उन्होंने इस वक्त जीएसटी पे करी थी 60 रुपीज की, लेट से, चलो 50 रुपीज की कर देते हैं। 50 रुपीज की उन्होंने जीएसटी पे करी थी मिस्टर ए को, और जब उन्होंने सप्लायर्स अपने कस्टमर से जीएसटी रिसीव करी तो 55 रुपीज की रिसीव करी। जब उन्होंने कस्टमर से जीएसटी रिसीव करी तो कितने की रिसीव करी? 55 रुपीज की। भाई ये पैसे मुझे गवर्नमेंट को आगे देना है, ये पैसे मेरे अपने नहीं है, ये मेरी जेब में जाएंगे भी नहीं, बट मेरी जेब में अभी आ गए हैं जो मुझे आगे गवर्नमेंट को देने हैं। तो क्या आपको ऐसा ही लगता है कि ये मेरी लायबिलिटी है? राइट, ये मिस्टर एक्स के लिए लायबिलिटी है, राइट, बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। बट मैं इसे क्यों बोल रही हूँ कि ये वाला जो इनपुट जीएसटी है ये मेरे लिए असेट क्यों था? क्योंकि मैं जब गवर्नमेंट को पेमेंट करूंगी तो मैं पूरे 55 रुपीज की पेमेंट नहीं करूंगी। मैंने 55 कस्टमर से रिसीव करे और मैंने 50 रुपीज ऑलरेडी सप्लायर को पे कर दिए थे, तो मुझे सिर्फ 5 रुपीज अब गवर्नमेंट को पे करना है। क्यों? क्योंकि जब सप्लायर ने मुझसे जीएसटी लिया तो वो अपनी पॉकेट में थोड़ी रखेगा, वो भी तो गवर्नमेंट को ही पे करेगा ना। गवर्नमेंट को ऑलरेडी सप्लायर वाया सप्लायर 50 रुपीज मिल चुके हैं, so now I have to pay only the differential amount to the government. That is why जो अमाउंट मैंने परचेजेस के टाइम ऑलरेडी पे कर दिया है वो मेरे लिए असेट है, और जो अमाउंट मैंने सेल्स के टाइम रिसीव करा है फ्रॉम माय कस्टमर इज अ लायबिलिटी फॉर मी। राइट, समझ आ रहा है? लॉजिक समझ आ रहा है? सो फॉर द ईज ऑफ इट, ताकि कंफ्यूजन ना हो, बार बार जीएसटी जीएसटी लिखा है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा जीएसटी मेरा असेट है और कौन सा जीएसटी मेरी लायबिलिटी है? तो जितनी भी परचेज के साथ आप जीएसटी पे करोगे इसको मैं बोलूंगी इनवर्ड जीएसटी। क्या बोलूंगी? इनवर्ड जीएसटी। इनवर्ड, ये इनवर्ड हो रही थी ना, परचेजेस आर इनवर्ड इन योर बिजनेस, सेल्स आर आउटवर्ड इन योर बिजनेस, राइट। तो परचेजेस के साथ जो जीएसटी पे करा वो हो गया इनवर्ड जीएसटी, और सेल्स के वक्त जो जीएसटी कलेक्ट करा उसको मैंने बोल दिया आउटवर्ड जीएसटी। So outward GST is my liability and inward GST is my asset, क्योंकि मैं उसका फ्यूचर में बेनिफिट लेने वाली हूं। क्या ये बात आपको समझ आती है? क्या ये बात आपको समझ आती है? Is this clear to you all कि what is inward GST and what is outward GST? जब भी मैं परचेज कर रही हूं तो मैंने जीएसटी पे कर दी सप्लायर को, जो उसने इंडीड गवर्नमेंट को आगे डिपॉजिट करा दी। ऐसी जब भी मैंने सेल करी तो मैंने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करी और अब मुझे वो जीएसटी किसको देनी है? गवर्नमेंट को पे करनी है। बट हमने कहा रुको, ऑलरेडी मैंने जीएसटी पे कर तो रखी है, सप्लायर को पे करी थी मैंने, तो हमने कहा ठीक है उसका बेनिफिट ले लो। जिस भी चीज का मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, क्या वो मेरा असेट नहीं है क्या? इट इज माई असेट, राइट। दैट इज वाई जितनी भी मेरी परचेजेस के टाइम पर, जितनी भी मेरी परचेजेस के टाइम पर जीएसटी होगी उसको मैं बोलूंगी इनवर्ड जीएसटी, और वो मेरे लिए असेट होगा क्योंकि मुझे उसका फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। सेम वेज जितनी भी मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगी फ्रॉम माय कस्टमर्स, जितनी भी जीएसटी में कलेक्ट करूंगी फ्रॉम माय कस्टमर्स, इट्स अ लायबिलिटी फॉर मी बिकॉज आई हैव टू पे दैट टू दी गवर्नमेंट इन द फ्यूचर। गॉट इट? इसलिए आउटवर्ड सप्लाई के साथ जितनी जीएसटी होगी, आउटवर्ड जीएसटी मेरे लिए क्या होगी? लायबिलिटी ऑलवेज। मैम अगर सेल्स रिटर्न हो जाए तो सेल्स रिटर्न का क्या वो है, सेल्स रिटर्न का क्या नेचर है? डेबिट नेचर का है, तो उसकी रिलेटेड जीएसटी भी डेबिट नेचर की हो जाएगी। आउटवर्ड ही है बट उसको मैं डेबिट कर दूंगी, बस दैट्स इट। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री देख लेती हूँ मैं कैसे करी मैंने। चलिए एंट्री देख लेते हैं जल्दी से। जीएसटी के साथ परचेजेस की क्या एंट्री होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट जो मेरी चलती आ रही है, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट क्योंकि मेरा असेट है, मुझे इसका फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। मैंने परचेजेस के साथ टोटल पेमेंट मैंने कितनी करी है, इन दोनों का जो टोटल है वो मैंने कैश में पेमेंट करी होगी या बैंक में पेमेंट करी होगी, अभी करी ही नहीं होगी। तो या अगर करी नहीं होगी तो पार्टी का नाम आ जाएगा, यानी मैंने क्रेडिट परचेजेस करी है,
राइट, और टोटल अमाउंट वो यहाँ आ जाएगा. सो बीइंग परचेजेस मेड. एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं. परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स. CGST SGST उस पर कितना लग रहा था? 9% ईच. परचेजेस कितने की हैं? 10,000 की. 10,000 का 9%, 900 रुपए. 10,000 का 9%, 900 रुपए. इनपुट CGST, इनपुट SGST. और टू मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को मुझे टोटल कितने पैसे देने हैं? 10,000 प्लस 900 दैट इज 11,800. अगर कैश में लिखा होता, यहाँ लिख दिया होता एंड पेड इन कैश. अगर मैंने आगे ऐसे लिखा था तो यहाँ मैं मिस्टर एक्स की जगह क्या लिख देती? कैश. कितना? 11,800 ही ना. बस अमाउंट तो सेम ही होता, बस वही तो चेंज होता नाम. राइट. क्या ये बात आपको क्लियर है? इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? इफ दिस इज मेकिंग सेंस देन कुडोज. अभी आपने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप सीख लिया है आपकी जर्नल एंट्रीज में. हम विद GST कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं. गॉट इट? चलिए. Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं. आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ. फर्स्ट, why do you need this accounting course? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? Third, what is the syllabus for this course? And fourth, why you should choose SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का. बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ. यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा. And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. Affordable course है. सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे. साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है. वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1,000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री. सो देर किस बात की है. Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करें कि जब मैं परचेज करती हूँ ना कुछ भी तो TDS भी मेरा मैं सामने वाले का TDS भी काटती हूँ. मैम ये भी एक नया कंसेप्ट आ गया. अभी तो हमने इतना खतरनाक कंसेप्ट समझा है GST, अब आप TDS भी कह रहे हो समझना. यस बेटा, यू आर फ्यूचर प्रोफेशनल्स, हर एक एस्पेक्ट लेके चलेंगे ना साथ. everything that is going to happen you in the practical world, I want to cover this here in this class, in this course, in this session, so that आज मेहनत कर लो, आज सीख लो, कल you do not have to face any sort of problem. ठीक है. So let's start with how TDS works. तो how does TDS work? पहले तो मुझे आप ये बताओ what do you mean by TDS? So TDS is nothing, just tax deducted at source. अब क्या हुआ बेटे
आप एक फाइनेंशियल ईयर में पैसे कमाते हो, लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपने पैसे कमाए और इसकी पेमेंट करते हो आप गवर्नमेंट को कब? 25-26 में, असेसमेंट ईयर 25-26 में आप इसकी पेमेंट करते हो, राइट? दिस इज हाउ इट हैपेंस. सो गवर्नमेंट को कितनी देर वेट करना पड़ता है टू गेट गवर्नमेंट द मनी, द टैक्स, दैट इज द गवर्नमेंट्स, they have to wait around this whole year plus some 6 months of this year, right? plus इसके साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे सेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको पकड़ना बहुत मुश्किल है. so there are lot of people who do not file income taxes in India. so इसलिए गवर्नमेंट केम अप विद दिस आइडिया ऑफ TDS, दैट मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ताकि ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई सर्टेन इंडिविजुअल्स को या सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को, HUFs को, सर्टेन एंटिटीज को, लेट्स से कि सर्टेन एंटिटीज को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि as soon as this transaction takes place, what you have to do is, आप तभी के तभी पेमेंट करने से पहले, बिफोर रिलीजिंग पेमेंट, यू विल डिडक्ट सम अमाउंट. मतलब आप सोर्स से ही टैक्स को डिडक्ट कर लो. आप अगले बंदे की पेमेंट रिलीज करने से पहले ही टैक्स काट के अपने पास रखो और नेक्स्ट मंथ मुझे वो जमा करा देना. मतलब मैम समझ नहीं आया, ये पैसा टैक्स किसका है? गवर्नमेंट का ही है ना. बट गवर्नमेंट हैड टू वेट अ लॉन्ग पीरियड टू रिसीव दिस टैक्स एंड इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी कि उनको ये टैक्स मिलने ही वाला है, राइट? इसकी कोई गारंटी नहीं थी. हो सकता है हमारा जो हमारा कस्टमर है, मे बी ही नॉट फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न, मे बी ही इज एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन जो कभी हम जिसको पकड़ ही नहीं पाएंगे. तो क्यों ना गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई कि क्यों ना हम ऐसे करें कि जो मेजर सोर्स है, जो मैं सोर्स हूं, आई एम द सप्लायर एंड यू आर द रिसीवर, तो क्यों ना ऐसे कर दिया जाए कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन जब होंगी, बिजनेस टू कस्टमर में हम ऐसे नहीं कर सकते, B2C में हम ऐसे नहीं कर सकते. B2C में अगर ऐसे करोगे तो कितने कस्टमर्स का TDS काटोगे ना. बेसिकली मेजरली ये B2B में होता है कि आप सोर्स हो, आप पेमेंट रिलीज करने वाले हो ना सामने की, यू आर द कस्टमर, और आप सप्लायर को पैसे देने वाले हो. एक काम करो, सप्लायर को तुम पैसे दोगे और सप्लायर उसी पैसे में से मुझे टैक्स देगा. एक काम करो, तुम एट द सोर्स, दैट इज ऑन टू योर ओन लेवल, आप ही टैक्स डिडक्ट कर लो, कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स पेमेंट रिलीज करने से पहले डिडक्ट कर लो और फिर इसको मेरे पास जमा करा देना. So this is known as tax deducted at source, that is TDS. कि भाई हम तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तुम पेमेंट रिलीज करने से पहले सामने तुमने कुछ परचेज करा है, तुमने कुछ सर्विसेज ली हैं, कुछ तुमने ट्रांजैक्शन करी है, तुमने सामने वाले पर्सन को पेमेंट रिलीज करनी है, उससे पहले ही टैक्स काटो, हमको दे दो. तो मैम ये क्या हो गया? आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो सर्टन कैटेगरी हूं मैं, किसी कैटेगरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई दैट यू आर लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एंड देन मेक पेमेंट्स. अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपने पूरी पेमेंट रिलीज कर दी, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तुमसे मांगेंगे, हम तो तुम्हारे पास आएंगे, फिर अपनी जेब से देना, जैसे मर्जी देना, वी डोंट केयर अबाउट दैट, राइट? गवर्नमेंट सेड दैट वी डोंट केयर कि आपने फुल पेमेंट रिलीज कर दी, नॉट आवर मिस्टेक. आपको मुझे मेरा टैक्स देना और मैं टैक्स अब आपसे कलेक्ट करूंगी, बिकॉज मैं आपको ट्रेस कर सकती हूँ. छोटे छोटे आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है. सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट गेव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्टेन एंटिटीज एंड आस्क देम कि आप टैक्स को डिडक्ट कर लो एट द सोर्स इटसेल्फ, दैट इज यू. बिफोर मेकिंग द पेमेंट, पहले ही टैक्स को आप डिडक्ट कर लेना. इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. मिस्टर एक्स है, इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ही मेक्स टायर्स. इनके बहुत सारे सप्लायर्स हैं, ABCDE, इनके सारे सप्लायर्स हैं, छोटे छोटे सप्लायर्स हैं. इनको टायर्स बनाने के लिए रबर लगता है टायर बनाने में, वो सप्लाई करते हैं. एंड दीज आर स्मॉल
मैन्युफैक्चरर्स और स्मॉल ट्रेडर्स। तो मिस्टर एक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपने इनसे परचेज करा है ना, तो इनकी पेमेंट रिलीज करने से पहले मिस्टर ए की, मिस्टर बी की, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, इन सब की पेमेंट रिलीज करने से पहले मान लो आपने 1 लाख रुपीस की हर पार्टी को पर पार्टी पेमेंट रिलीज करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप हर पार्टी को पेमेंट रिलीज करने से पहले कुछ परसेंट टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको 10% डिडक्ट करना है टीडीएस, तो आप कितना टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 रुपए। तो आप पेमेंट करोगे उसको कितनी, सिर्फ 90,000 रुपीज की। तो आप कहोगे कि मैम मिस्टर ए तो मुझसे लड़ने लगेंगे, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं मिस्टर ए, आपका मैंने टैक्स काटा है, बाय द एंड ऑफ द ईयर आप गवर्नमेंट से इसको क्लेम कर सकते हो। तो आपने मिस्टर ए का टैक्स काट के अपने पास रख लिया, जो कि आपको गवर्नमेंट को देना है। तो क्या ये आपके लिए लायबिलिटी नहीं है क्या ये जो आपने टैक्स डिडक्ट करा ये आपके लिए लायबिलिटी नहीं है क्या? क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा कस्टमर का था जो आपने गवर्नमेंट को देना है, मतलब सॉरी ये पैसा गवर्नमेंट का है जो आपने कस्टमर से कलेक्ट करा है। लेट्स फ्रेम इट लाइक दैट कि ये पैसा तो गवर्नमेंट का है, आपने कस्टमर से सिर्फ कलेक्ट करा है, उसकी पेमेंट रिलीज करने से में से कुछ पेमेंट आपने रोक ली इन द नेम ऑफ टीडीएस। सो दैट इज हाउ टीडीएस वर्क्स। आई एम होपिंग दिस कंसेप्ट वाज क्लियर टू यू। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे 90% चांसेस है, 90 to 95% चांसेस हैं कि दैट यू विल बी लायबल टू डिडक्ट टीडीएस फॉर सर्टेन कस्टमर्स, सर्टेन सप्लायर्स, सर्टेन पीपल in your organization, so you should know what is TDS। अब आपने परचेजेस करी हैं और परचेज करते हुए आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, आपको पेमेंट करनी है। मान लो आपने किसी भी तरीके की परचेज करी है, अब आपको पेमेंट करनी है। अब पेमेंट करनी है तो उसका टीडीएस काट के आपको पेमेंट करनी है, टीडीएस काट के पेमेंट करनी है। और टीडीएस जो कटा हुआ है किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। तो ये क्या लायबिलिटी नहीं है? तो इसकी भी तो जर्नल एंट्री आपको करनी आनी चाहिए। तो इसकी एंट्री मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे होगी। हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्पअप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, why do I need to choose SharpUp? चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST। बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end। अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी, एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, सो लेट मी टेल यू दैट शार्पअप हैज ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर। हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं
क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40 प्लस आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. इसकी एंट्री ऐसे होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, ये टोटल अमाउंट हो गया। टू कैश बैंक पार्टी, ये यहाँ आना चाहिए। और जो टीडीएस पेबल है, ये किसका अमाउंट आएगा, ये कहाँ से आएगा? जो आपने परचेजेस करी है विदाउट द जीएसटी अमाउंट। टीडीएस जो लगता है बेटे, हमेशा ध्यान देना, जो टीडीएस लगता है वो ऑन परचेज प्राइस लगता है, ना कि ऑन टोटल प्राइस। इट इज ओनली ऑन परचेज प्राइस, मतलब परचेजेस जितनी करी थी उसी के परसेंटेज पे आपका ये टीडीएस अमाउंट आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो चलता आ रहा है, यही वाला, परचेज गुड्स वर्थ 10,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स, इतना इतना है। और यहाँ पे साथ में एक लाइन और लिख लेंगे। वेट, मैं इसको एकदम, रुकिए, लेट मी कॉपी दिस ताकि आपको भी इजी रहेगा। गिव मी 1 सेकेंड। एग्जाम्पल के थ्रू हमेशा बेटर समझ आता है, विद एग्जाम्पल्स। एंड डिडक्ट टीडीएस एट 10%। कुड बी एनी सर्विस, एनी प्रोडक्ट जिसको आप, वो अगर टीडीएस कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो, तो आपको उसका टीडीएस कट करना है। मान लो आप किसी से सर्विसेज ही बाय कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सर्विसेज बाय कर रहे हो, इसको सर्विसेज कर देती हूँ। आपने सर्विसेज बाय करी है और इस पर्सन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो और आपको डिडक्ट करना है टीडीएस 10% का, तो क्या एंट्री बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी, परचेजेस में क्या अमाउंट आएगा पहले तो आप मुझे ये बताइए। परचेजेस में अमाउंट आएगा 10,000 रुपीज का, राइट। जीएसटी आएगी आपकी 99%, 1,800, ये मैंने इंक्लूसिव लिख दिया। एसजीएसटी भी यहीं आएगा एंड सीजीएसटी भी यहीं आएगा, ठीक है। अब आपको पार्टी को कितने पे करने हैं उससे पहले टीडीएस काटो। कितना टीडीएस काटोगे? 10,000 का 10%, यानी कि 1,000 रुपए टीडीएस काटो। अब पार्टी को तुमने कितनी पेमेंट करी होगी? 10,000 प्लस 1,800, यानी कि 11,800 माइनस 1,000, इतनी पेमेंट कर सकते हो आप पार्टी को, दैट इज 10,800 रुपीज। तो पार्टी के नाम पे आप लिखोगे 10,800, कैश भी, बैंक भी या पार्टी, कुछ भी, हाउएवर द केस। अगर कैश में पेमेंट कर दी तो ये दोनों नहीं आएंगे, अगर बैंक में पेमेंट कर दी तो ये दोनों नहीं आएंगे, और अगर पेमेंट ही नहीं करी तो ये दोनों नहीं आएंगे, राइट। कुछ भी हो सकता है, राइट। बट यू शुड बी अवेयर कि आपको कितना अमाउंट पार्टी के नाम पे देना है, या कैश या बैंक में कितना। अगर मान लो आपने पूरी 11,800 पेमेंट कर दी होती, पार्टी थी, तो गवर्नमेंट आपके पास आती है, कहती वी डोंट केयर, आपने जितनी मर्जी पेमेंट कर दी अपनी पार्टी को, यू गिव अस आवर टीडीएस अमाउंट। टीडीएस ना डिडक्ट करने की भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और टीडीएस ना डिपॉजिट करने की भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, ये तुम्हारी गलती है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, right? So that is how it can be done. चलो, अब मैंने आपको पूरी ये कॉम्प्रिहेंसिव हो गई एंट्री, जिसमें जीएसटी भी आ गया, परचेज भी आ गया और टीडीएस भी आ गया, सब कुछ आ गया इसमें। एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन दिस एंट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। मैम व्हाट अबाउट डिस्काउंट्स? देखो, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट दैट यू रिसीव इज एन एडिशनल इनकम फॉर यू। आपने किसी से परचेज करा है, कुछ, ठीक है। मिस्टर एक्स है, वो 10,000 रुपए की चीज बेचते हैं, पर आपने उनसे डील क्रैक करी और वो चीज 9,000 में ले ली, तो आपको 1,000 रुपीज का फायदा हो गया। ऐसे ही बोलते हैं ना कि मुझे 1,000 रुपीज का आज गेन हो गया, फायदा हो गया, मैं 10,000 की चीज सिर्फ 9,000 रुपए में घर ले आई। तो एनी expense that was supposed to go out of your pocket and it did not go out of your pocket, it is your income. So any sort of discount that you receive is an additional income for you. अगर वो income है तो nominal account के हिसाब से क्या होगा? क्रेडिट होनी चाहिए, क्रेडिट ऑल योर गेन्स, राइट।
तो अगर ट्रेड डिस्काउंट मिला है आपको, ट्रेड डिस्काउंट हमने पहले भी क्लास में डिस्कस करा है, ट्रेड डिस्काउंट यानी ऐसा डिस्काउंट जो सबको ऑफर करा जाता है, टू बाय इन बल्क, इफ दैट इज अ ट्रेड डिस्काउंट सो देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ इट, मतलब नो एंट्री रिक्वायर्ड, कोई एंट्री नहीं पास करेंगे आप। पर अगर आपको कैश डिस्काउंट मिला है तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे एज इनकम, ठीक है। एंट्री के थ्रू समझते हैं इसको, जर्नल एंट्री देखो, इसमें आप एंट्री मारोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या पार्टी, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी डिस्काउंट आपने रिसीव होगा, बीइंग परचेजेस मेड। हमेशा ध्यान रखेंगे नरेशन लिखनी है आपने और कहां से शुरू करनी है, बीइंग से ऑलवेज, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं अगेन। परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम ABC लिमिटेड and received a trade discount of 10% and a cash discount of 5,000 if payment is made immediately। कह रहे हैं हमें पता है कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, नो ट्रीटमेंट इज मेड फॉर दैट, नो ट्रीटमेंट इज मेड फॉर दैट, राइट। इसको हमें ट्रीट ही नहीं करना, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बट कह रहे हैं अगर तुम इमीडिएटली पेमेंट कर दोगे तो 5,000 रुपए का मुझसे कैश डिस्काउंट ले जाना, ठीक है। पहले मुझे आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताओ यहाँ इस पूरे ट्रांजैक्शन में क्या है। एक तो परचेज गुड्स, दूसरा ABC लिमिटेड, और तीसरा अगर कैश डिस्काउंट मिला इमीडिएट पेमेंट कर दी, आपने इमीडिएट पेमेंट कर दी होगी। देखो अब ये आ गया कॉम्प्रिहेंसिव, यहाँ पर 3 वर्ड्स आ रहे हैं, परचेज गुड्स, ABC लिमिटेड एंड कैश, कि आपने कैश में पेमेंट कर दिए तभी तो आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है, एंड यू मेड पेमेंट इन कैश इमीडिएटली, आपने कैश पेमेंट कर दिया इमीडिएटली। तो जो दूसरा वर्ड है वो, तीसरा वर्ड है वो क्या आया, कैश, राइट। जब भी कभी मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी ऐसा हो जाए कि सारे अकाउंट्स आ रहे हो और पर्सनल अकाउंट में नेम आ रहा हो, पर्सनल अकाउंट का नेम आ रहा हो, तो आप उसको क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। तो अब 2 मेजर एस्पेक्ट क्या है मेरी एंट्री के, एक तो परचेज गुड्स, तो एक हो गया परचेजेस, दूसरा है कैश, वो मैंने कैश में रिकॉर्ड कर दिया, और तीसरा है कैश डिस्काउंट, उसको मैं कैश डिस्काउंट से रिकॉर्ड कर लूंगी, ठीक है। तो क्या एंट्री आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए इनकम है इसलिए मैंने क्रेडिट करी है, परचेजेस मेरे लिए एक्सपेंसेस थे मैंने डेबिट करे, और कैश मेरी बिजनेस से चला गया, कैश इज व्हाट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट ऑफ ए बिजनेस, तो टू कैश, राइट। अब मुझे बताओ ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होनी, तो 50,000 माइनस 10,000, 50,000 माइनस 10%, सॉरी कितना होगा 45,000, मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगी 45,000 से, मैंने अलग से 10% की 5,000 की अलग से एंट्री नहीं करी, मैंने परचेजेस ही दिखाई कितने की, 45,000 की, जबकि यहाँ तो 50 लिखा था बट मैं शो कर रही हूँ सिर्फ 50, क्यों, क्योंकि 10% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है, उसको मुझे शो नहीं करना है। कैश दे दिया मैंने 40,000 का, कैसे, क्योंकि मैंने 5,000 का डिस्काउंट रिसीव कर लिया, बचा हुआ पैसा मैंने किसको दे दिया, अपनी पार्टी को 40,000 रुपए एज मैंने विद डिस्काउंट पेमेंट कर दी। इज दिस क्लियर टू यू, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऐसा अक्सर होगा कि आपको ट्रेड डिस्काउंट भी देगा अगला पर्सन और आपको कैश डिस्काउंट भी देगा, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी एंट्री नहीं करनी, आपको जो नेट अमाउंट है, नेट अमाउंट उसको परचेजेस में लिखना है, जितना डिस्काउंट रिसीव हुआ उसको एज इनकम रिकॉर्ड करना है, और जो बचे हुए पैसे हैं वो कैश में पार्टी को दे देने हैं, कैश में या बैंक में पार्टी को दे देने हैं। और अगर आपने नहीं दिए तो उसको आप लिख सकते हो, वैसे तो लॉजिकली सोचा जाए तो कभी भी पार्टी यहाँ क्रेडिट नहीं होगी क्योंकि आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA दीपिका बंसल, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, why should you choose SharpUp for the income tax learning।
कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है? आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव विद दिस कोर्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग, कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकल। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोज़ भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है, सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning, conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. There are certain important cases जो प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इफ द गुड्स जो आपने परचेज करा है दे आर गिवन एज फ्री सैंपल। आप कभी कभी मार्केटिंग करते हो, राइट? आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसके लिए आप क्या करते हो, आप वो आइटम फ्री में बांटना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, इफ यू हैव सीन थोड़े वक्त पहले देयर वाज अ ब्रांड दैट केम ऑन शार्पअप एज परफोरा, टूथपेस्ट का ब्रांड है। इट केम ऑन शार्क टैंक एंड दे वर हैंडिंग आउट, जब भी आप मॉल जाओ तो दे वर हैंडिंग आउट फ्री these sample size of toothpaste to everybody. Just you have to feed your information and they were giving you these free toothpaste, free samples. तो क्या वो उनका गुड नहीं है? उनके गुड्स ही तो है वो, या तो उन्होंने परचेज करी है उसे आगे सेल करना चाहते हैं, उस दोनों ने परचेज करी है जिसको आगे वो सेल करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने रॉ मटेरियल लिया जिसको प्रोसेस करो और आगे वो सेल्स करना चाहते हैं। उनके गुड्स ही तो है वो, उन गुड्स को उन्होंने एज फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? साथ ही साथ अगर ऐसा भी हो कि टेकन आउट एज ड्राइंग, आपने कुछ गुड्स को एज ड्राइंग्स अपने बिजनेस से बाहर निकाल लिया, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने अपने गुड्स को चैरिटी में दे दिया हो, गिवन एज चैरिटी, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? चलो लेट्स मूव अहेड, देखते हैं कैसे होगी। इफ द गुड्स आर गिवन एज फ्री सैंपल, अगर आपने फ्री सैंपल दे दिया, पहली बात आपके बिजनेस से गुड्स चले गए तो आपने 2 परचेजेस क्रेडिट कर दिया। 2 परचेजेस आपने, ये गुड्स आपने परचेज कर रखे थे आगे सेल करने के लिए, सेल्स तो हुई नहीं, परचेजेस भी कम हो गए, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। तो 2 परचेजेस यू विल क्रेडिट द अमाउंट। और एक्सपेंस किससे बुक करोगे? फिर एडवर्टाइजमेंट के नाम से मैं एक्सपेंस बुक करूंगी। These will also has GST component। अच्छा, अब क्योंकि GST component था तो उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट GST। मैंने आपको बोला था कि जोन सा भी अकाउंट रिलेटेड है, परचेज हो या सेल्स हो, परचेज होगा तो इनपुट GST आता है, सेल्स के साथ हमेशा क्या आएगा? आउटवर्ड GST। जिस भी नेचर में परचेज चल रहा होगा या फिर जिस भी नेचर में सेल्स चल रहा होगा, अगर सेल्स क्रेडिट हुई है
तो आउटवर्ड सेल्स, आउटवर्ड जीएसटी भी क्रेडिट। अगर परचेज डेबिट हुआ है तो इनवर्ड जीएसटी भी डेबिट। इस केस में परचेज क्रेडिट हुआ है, इस केस में परचेज क्रेडिट हुआ है, तो इनपुट जीएसटी जो आपने जीएसटी सोचा था कि मुझे फ्यूचर में जिसकी फायदा मिलने वाला है उसको भी रिवर्स करो। अब तो नहीं मिलेगा उसका फायदा, क्योंकि उसका फायदा आपको सिर्फ तब मिलता जब आप सेल्स करते। अब आपने उसको एज फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब उसको आपको जीएसटी का फायदा नहीं मिलने वाला, इसलिए मैंने उसको रिवर्स कर दिया है। गॉट इट? चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल वर्थ ₹7500, जिसपे आपको इनपुट जीएसटी इतना मिला हुआ था, तो आप एंट्री क्या डालोगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू परचेजेस। कितने की परचेजेस थी? 7500 की, और उनका रिलेटिव जीएसटी जो आपने पहले एज अ असेट बुक करा था उसको भी रिवर्स करो, उसको भी आपने 9% को रिवर्स कर दिया। टोटल एडवर्टाइजमेंट अब आपका एक्सपेंस कितना हो गया? 8800 का। टोटल आपका एक्सपेंस हो गया 8800 का। गॉट इट? इजी था ना? इंटरेस्टिंग, राइट? ये रियल लाइफ में बहुत यूज होता है। okay. आगे बढ़ते हैं। What if goods are taken out as drawings? पहली बात तो I want you to understand what are drawings. So what are drawings? Any sort of anything taken out from business, anything which is taken out of business for personal use. कुछ भी आप जो पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से बाहर निकालोगे उसको मैं बोलती हूँ ड्राइंग्स। याद करो एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने, सेपरेट बिजनेस एंटिटी पढ़ा था ना, कि मैं अलग और मेरा बिजनेस अलग। पढ़ा था ना ऐसा, हमने एक पढ़ा था ना, प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें साफ साफ लिखा था तुम अलग हो बिजनेस अलग है। जब इस कंसेप्ट की वजह से मैंने जो बिजनेस लगाया, मैंने जो पैसा लगाया बिजनेस में, बिजनेस शुरू करने के लिए, उसको हमने कहा कि वो कैपिटल है और वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। जो कैपिटल मैंने बिजनेस में डाली थी उसको मैंने लायबिलिटी ट्रीट करा था, क्योंकि हमने माना कि मैं अलग हूं, मैं बंदा अलग और धंधा अलग, यही माना था ना हमने। सेम वेज जब आप बिजनेस से फिर कुछ पैसा निकाल रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, वो भी फिर ड्रॉइंग्स हैं। Those are also drawings, वो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से बाहर निकाला है। So anything that is anything, मैंने कैश नहीं लिखा यहाँ, anything मतलब कुछ भी हो सकता है। It can be in the form of cash, it can be in the form of assets, it can be in the form of goods. इसको I'll take one example and tell you. So my father, he has a big business, he has a big manufacturing of bags, school bags, sofas, mattresses, etc. So throughout my school life, what we did was, me and my younger sister and my elder sister, all three of us, हम हर सैटरडे, हर सेकंड सैटरडे जाते थे मंथ के पापा की शॉप पर, और वहां से अपने बैग्स उठा के ले आते थे, और मंडे को जाके फ्लेक्स करते थे अपने स्कूल में, दैट यू नो हमारे पास तो नया बैग है, हम हर सेकंड वीक नया बैग ले आते हैं, राइट? सो वी वर, अब नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, इट वाज नथिंग टू फ्लेक्स अबाउट, बट वो उस जमाने में आई थिंक होता होगा, फ्लेक्स करते थे हम बहुत, कि भाई हमारे पास एवरी मंडे वी हैव अ न्यू बैग, एंड वी यूज्ड टू एंजॉय दैट, राइट? नाउ यू टेल मी, मेरे पापा का बिजनेस, पापा अलग, बिजनेस अलग, बंदा अलग, उसका धंधा अलग, पता है हमें, बिकॉज ऑफ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, राइट? बिजनेस में से आपने कुछ गुड्स बाहर निकालनी है फॉर योर पर्सनल यूज। हमारे पर्सनल यूज के लिए पापा ने गुड्स निकाल के हमें दे दी, हमसे पैसे तो नहीं लिए उस बैग के। अगर पैसे लिए होते तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो जाता, फिर तो वो तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, बट उन्होंने हमसे पैसे तो नहीं लिए। So that were drawings from the business. So these, and if you give consent also, ये नहीं कि सिर्फ जो ऑनर है खुद निकाल रहा है तभी वो ड्राइंग्स है, अगर वो कंसेंट भी दे देता है ना कि मेरे बदले कोई और भी आ रहा है उसको दे देना ये गुड्स निकाल के, that those are also drawings, ठीक है? So आप गुड्स भी निकाल सकते हो from your business as drawings. In this particular example, the bags that we were very conveniently taking out and flexing were, those were actually goods taken out from the business in terms of drawings. तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है?
हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को ज़रूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे GST, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. उसकी जर्नल एंट्री ऐसे होती है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया। 2 परचेजेस, 2 इनपुट GST। परचेज पहले मैंने ली थी, डेबिट करी थी, अब मेरे बिजनेस से आउट हो गई। सेल्स तो नहीं हुई, मैं यहाँ सेल्स तो नहीं लिख सकती। एट एनी गिवन टाइम मैं सेल्स नहीं लिख सकती क्योंकि सेल्स नहीं हुई। तो मैं क्या करूंगी, मैं परचेजेस को रिवर्स करूंगी और जो मैं उस पर इनपुट GST का फायदा ले रही थी उसको भी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 20,000, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज तो मतलब ड्रॉइंग्स आ गई, पर्सनल यूज तो ड्रॉइंग्स हो गई, राइट, जिसपे हमें GST लगा था। गुड्स कॉस्टिंग ये आ गए परचेजेस में 20,000, उसका रिलेटिव 9% GST भी हमने रिवर्स कर दिया, टोटल ड्रॉइंग्स में चला गया। टोटल अमाउंट कहाँ चला गया? ड्रॉइंग्स। गॉट इट? आई एम होपिंग इट वॉज वेरी वेरी entertaining and this is actually used in your life. I want you all professionals to learn this because ये practical life में आपको बहुत use होने वाला है. When you go to your offices, when you join some organization, this is something which will be actually useful to you. So here at Sharper, we believe that we should give you everything which might come into your way. We are preparing you for the future. आगे बढ़ते हैं। लास्ट केस, गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो क्या एंट्री बनेगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है मेरे लिए, मेरे पास से सेल्स में लिख नहीं सकती तो क्या लिखूंगी? 2 परचेजेस, 2 इनपुट GST। चलिए क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या करा है। आज हमने पहले पढ़ा कि परचेजेस का मीनिंग क्या है एंड वी नो कि हमारा कोर बिजनेस क्या है, कुछ खरीदना फिर उसको आगे कुछ बेचना। सो बेचना वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द सेल्स पोर्शन, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज एंड अदर इनकम। Now we are talking about the left hand side of the P&L account, जहाँ पर हम परचेजेस आज शुरू कर रहे हैं कि जो चीजें हम खरीद रहे हैं and then we would like to sell them for the furtherance of business, or we will use these inputs for the furtherance of business for making facilitating these sales are our purchases, right? जितना भी नॉर्मल स्पष्ट शब्दों में जितना भी मेरा रॉ मटेरियल है, could be goods, could be services, anything, those are my purchases. ठीक है, आगे हमने पढ़ा, उसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करी कि अगर मैं एक मार्कर सेल करती हूँ ब्लू कलर का, अगर मैं एक मार्कर सेल कर रही हूँ ब्लू कलर का, अगर मैं मार्कर सेल कर रही हूँ एक ब्लू कलर का, तो उसको मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा उस मार्कर को सेल करने के लिए?
क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा मुझे उस मार्कर को बनाने के लिए, वो मेरा रॉ मटेरियल हो गया। दोज आर माई परचेजेस। मैंने उसकी जर्नल एंट्री बनानी सीखी कि अगर परचेजेस हुआ तो कैसे होगा। फिर मैंने उसका जीएसटी पोर्शन भी कवर करा, दैट इफ आई हैव टू गिव जीएसटी, इफ नहीं आई हैव टू गिव जीएसटी ऑन दीज परचेजेस, तो मैं उसको कैसे रिकॉर्ड करूंगी। इट विल बी माई असेट एंड आई विल रिकॉर्ड इट एज इनपुट जीएसटी। जिस भी नेचर परचेजेस के साथ हमेशा इनवर्ड जीएसटी आएगा, इनवर्ड या इनपुट कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। सेल्स के साथ हमेशा आउटवर्ड या आउटपुट जीएसटी आएगा ऑलवेज। और जिस भी नेचर का परचेज होगा, अगर वो डेबिट हो रहा है तो इनवर्ड भी डेबिट होगा, अगर सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो आउटवर्ड भी क्रेडिट होगा। सो जिस भी नेचर का परचेज या सेल्स हो रहे हैं एंड करस्पॉन्डिंग परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न हो रही है, उसी ही नेचर का आगे उसका इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर परचेजेस मैंने डेबिट करी है तो इनपुट जीएसटी में डेबिट करूंगी, अगर मैंने परचेजेस क्रेडिट कर दी तो इनपुट जीएसटी को भी मुझे क्रेडिट ही करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। मुझे जो फायदा मैंने असेट आज रिकॉर्ड कर लिया उसे मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे फ्यूचर में उसका फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो मेरी परचेजेस ही नहीं रही, राइट। ऐसी ही सेल्स के लिए, अगर आपकी सेल्स क्रेडिट नेचर की है, क्रेडिट कर रहे हो आप सेल्स को, तो आप आउटपुट जीएसटी को भी क्रेडिट करोगे। अगर ऑन दी अदर हैंड अगर आपने सेल्स रिवर्स कर दी, सेल्स रिटर्न हो गई, तो आप उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो आउटपुट जीएसटी को भी आपको, जो लायबिलिटी थी उसको भी आपको रिवर्स करके खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा। नेक्स्ट हमने देखा कि जीएसटी कैसे वर्क करती है। वी हैड अ कंप्लीट recognition, a complete understanding how GST works। जब हम GST पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे डेफिनेटली, बट अभी के लिए we had to have a simple understanding कि how does GST work। then we saw कि TDS भी काटना होता है certain services के लिए और certain goods के लिए, certain transactions के लिए। तो अगर वो transaction आपकी परचेजेस में आ रही है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। what is DDS हमने ये भी पढ़ा। फिर हमने डिस्काउंट्स के बारे में भी पढ़ा कि अगर डिस्काउंट हो गया तो क्या होगा। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो हमें उसको एंटरटेन ही नहीं करना, नो एंट्री फॉर दैट, बट उसका इफेक्ट लेना है। बट इफेक्ट ऑफ द सेम विल बी टेकन, इफेक्ट ऑफ द सेम, बट द इफेक्ट ऑफ द सेम विल बी रिकॉर्डेड, जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। और कैश डिस्काउंट आपकी इनकम है और आप उसको एज क्रेडिट इनकम रिकॉर्ड करोगे, इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। फिर हमने वेरियस केसेस देखे जहां गुड्स में वेरियस प्रैक्टिकली यूज होते हैं। जैसे अगर आपने गुड्स को फ्री सैंपल की तरह बांट दिया तो क्या होगा, उसमें जीएसटी कंपोनेंट होगा, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, उसको भी मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा। फिर मैंने देखा कि अगर गुड्स को एज ड्रॉइंग्स निकाल लिया आपने, ड्रॉइंग्स क्या होती है पहले वो समझा, फिर उसका एक एग्जाम्पल समझा। एंड लास्टली हमने देखा कि अगर मैंने अपने गुड्स को एज चैरिटी दे दिया है तो उसको भी कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल कंक्लूड दिस सेशन हेयर। और अब हम मिलेंगे अगली क्लास के लिए जहाँ पे हम और कुछ नया लेके आएंगे और कुछ नई बातें करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तब तक के लिए बाय बाय, सीएनआरा। ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, जो होगा वो आगे बहुत बढ़िया होगा। Just be stress free and put your best foot forward. Till then, always remember, be a good human being. Bye bye. Take care.